हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट जो मेन टॉपिक है फार्माकोथेरेपेटिक्स को उनको जानने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम से पहले। इनको देखना जरूरी। रीजन क्या है, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ताकि हम लोग वन शॉट रिवीजन इसलिए करवाते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, रिकॉल हो जाए। कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में। क्योंकि कभी कभी हेडिंग भी अगर लिख देंगे, हेडिंग के बारे में भी पता होता तब। जैसे पार्किंसन डिजीज है, अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, देखेंगे कौन कौन से है फार्माकोथेरेपेटिक में। जैसे अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सिलेबस में सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। व्हाट डू मीन द फार्माकोथेरेपेटिक। फार्माकोथेरेपेटिक मतलब कह सकते हैं फार्माकोथेरेपेटिक। इसमें कंप्लीट हम देखते हैं कि कोई भी डिजीज का एटियोलॉजी क्या होता है, कॉजिंग एजेंट क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पूरा का पूरा कह सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। स्कोप के बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है स्कोप, हम उसका डायग्नोसिस करने करते हैं, उससे जानने के लिए करते हैं। तो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि डिजीज के स्कोप के बारे में आता है। फिर नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हमें ये चीज पढ़ना है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को किस तरह से सही तरीके से हमें यूज कर रहा है, क्या क्या अगर सही तरीके से यूज करते हैं तो बेनिफिट क्या है, इन सब चीजों को भी जानना है। फिर इसेंशियल मेडिकल लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जैसे कि आता है, मान लीजिए जो जरूरी लाइफ सेविंग के बारे में आता है। जैसे आप लोग बात करें कि जैसे हम लोग नॉर्मल सी बात करते हैं, जो एंटी पैरासिटिक पेन के लिए यूज करते हैं, जो डायरिया के लिए यूज करते हैं, जो नॉर्मल जो इसेंशियल मेडिसिन है उसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर गाइडलाइन। मतलब एक तरह कह सकते हैं इसको एसओपीएस बनाया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, गाइडलाइन बनाया कि एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किया है कि उसी गाइडलाइन के अंतर्गत आपको सही तरीके से सही रूप से आपको ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट चैप्टर में देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आता है हमारे पास जो पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में। आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या चीज है और कौन से डिजीज में काम करता है। इथियोपैथोलॉजी मतलब कॉजिंग एजेंट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टो मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, इनके बारे में पता चले। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मतलब किस तरह से जाकर हमारे बॉडी को टाइम कह सकते हैं कि चेंजेस करता है, किस तरह से हमारे अफेक्ट करता है, इनके बारे में। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब हम लोग जो दो तरह के मैनेजमेंट करते हैं, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक तरह का फार्माकोलॉजिकल। देखिए फार्माकोलॉजिकली में मेनली हम क्या करते हैं, जो दवाई के बारे में या दवाई के जो द्वारा जो ट्रीटमेंट करते हैं या उसके द्वारा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या फिर कह लीजिए जो हमारे पास आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो डिजीज आता है। कार्डियोवास्कुलर में तो अगर आपको टाइम मिले छोटा सा आप क्या करना, एक हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से बना देना, इस ट्रैक से बना देना। यहाँ पे नोट्स रहते हैं इसमें दिखा देना, यहाँ पे ऐसे ऐसे नोट रहता है जो सोडियम चैनल से चलता है। अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है इसमें कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपका बीपी जो है इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से। जैसे नॉर्मल बात करें 120 से लेकर 180 या 140 190, इससे ऊपर जब हो जाता है 160 190 ये जो हो जाता है, जब इससे बढ़ जाता है मतलब 180 से 120 से 80 बाई हमारे जब सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जब बढ़ जाता है तब उन्हें हाइपरटेंशन कहते हैं। जब हाइपरटेंशन होता है तो बहुत सारी चीजों पर नुकसान करता है। देखिए हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, फिर आता है इंजाइना या फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन। मायोकार्डियल इंफेक्शन के बारे में जानना। फिर आता है हाइपरलिपिडीमा, जब हमारे बॉडी में कह लीजिए जो वेन से आर्टरी में कह सकते हैं उसमें लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, लिपिड की मात्रा जब ज्यादा हो जाता है तब जो हार्ट में कह सकते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट में सही तरीके से फंक्शन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, अस्थमा। अस्थमा मतलब क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें म्यूकस जमा होता है, या तो फिर उसका जो है साइज छोटा हो जाता है। मतलब उसमें म्यूकस जमा होकर जो ईयर पाथवे है इसमें सही तरीके से हवा मतलब हवा आना जाना नहीं कर पाता, जिससे हमें अस्थमा केस में हो जाता है। और अस्थमा क्या करते हैं हम लोग, खांसते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंडोक्राइन सिस्टम में जो डायबिटीज, देखिए डायबिटीज का बीमारी हर तीसरे चौथे पर्सन को हर घर में एक ना एक मिल जाएगा। रीजन क्या होता है डायबिटीज आज के जमाने में, देखो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, पहले जमाने में जो साइकिल यूज करते थे 5 साल पहले ही ले लो, हर कोई जो साइकिल यूज करता था पेट नहीं निकला हुआ रहता। अब देखो मैक्सिमम लोगों का क्या पेट निकला हुआ रहता है। रीजन क्या है, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अब देखो आप जितना खाना खा लेते हो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं करते, उसका यूज नहीं करते आप, तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा हमारे बॉडी में। स्टोर होते 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 एक टाइम आता है इंसुलिन काम करना सही से छोड़ देता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका पार्किंसन डिजीज, एक तरह का कह सकते हैं नर्वस सिस्टम पर आता है। फिर आता है अल्जाइमर डिजीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आपको पेप्टिक अल्सर याद रखना है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि मेनली कह सकते हैं एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण म्यूकोसा जो हमारे होता है वो आपका सराउंडेड हो, HCl का सिक्रेशन हो जाता है ज्यादा, उसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर के केस में हम लोग एंटासिड यूज करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है कि इन्फ्लेमेशन बॉल डिजीज। बॉल में आपका क्या है जिसे हमें क्रोइन्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आता है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमाटोलॉजिकल मतलब कह लीजिए आयरन डिफिशियंसी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं हिमेटेनिक्स यूज करते हैं जब आयरन डिफिशियंसी हो जाए, एनीमिया के केस में हो जाए, ब्लड कैंसर में हो जाता है, ये सारी चीज। या फिर ज्यादा से ज्यादा जब होता है फीमेल में देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज में निमोनिया, निमोनिया भी इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे यूटीआई हम लोग कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आप जब यूरिन करते हैं, यूरिन पास फ्लो करते हैं तो क्या हो आपको जलन शरीर महसूस होता है। फिर मलेरिया, मलेरिया के बारे में बात करें तो ये क्या होता है आपको मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो के 4 तरह के होते हैं, सेल्फिफेरम, बायोवैक्स, ये पूरा पूरा यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि मलेरिया के बारे में लिखना है। फिर आता है जो इम्पोर्टेंट आपका ये भी आता है वायरल इन्फेक्शन, SARS-2, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब कि रोमेटाइटिस, मतलब कि हड्डियों में जब आपको दर्द होना स्टार्ट लगता है वो आपको वो जो दर्द है ऑर्थराइटिस, ये दोनों भी आपको पढ़ना है, आपको डिजीज ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक देखो डिप्रेशन, डिप्रेशन हर कोई आपने देखा होगा कि अभी एग्जाम के चक्कर में डिप्रेशन हो जाता है लोग। फिर साइकोसिस मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब कि कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मिक जैसे कि कह सकते हैं आंखों से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कह सकते हैं आप लोग कि ग्लूकोमा हार्ड हार्ड हो जाता है, ग्लूकोमा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अगर जाता है ओमन हेल्थ, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में ओमन हेल्थ में बात करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो डिस्मोनेरिया, ये एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है तो वहाँ पे पेन हो जाता है, इसके बारे में आपको देखना। चलिए अब तो हमने देख लिया सिलेबस में ये सारी चीज आपको पढ़ना। अब देखते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कह लीजिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी का मतलब समझते क्या है और इसका स्कोप क्या है, इनको आपको डिफाइन करना। मतलब फार्माकोथेरेपेटिक होता क्या है और इसका स्कोप के बारे में आपको लिखना है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में बारे में बात करें कि ये क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द केयरिंग and providing symptomatic treatment to patient by providing drug therapy. It is basically use of drug to prevent, treatment and diagnosis disease. एग्जाम्पल पे हम कह सकते हैं एक तरह का ये क्या है फार्माकोथेरेपेटिक एक तरह ब्रांच ऑफ मेडिसिन के, जिसके खाना क्या करता है आपको सिम्पैथोमेमेटिक ट्रीटमेंट को पेशेंट को जो ड्रग थेरेपी देते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, या तो फिर कह लीजिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेनली अगर हम बात करें इसका यूज कैसे करते हैं, ड्रग का किस तरह से यूज करना है, ट्रीटमेंट करना और डायग्नोसिस करना, ये चीज हम इनके अंदर पर पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली अगर बात करें इट इज द कोरिलेशन बिटवीन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेटिक। ये कोरिलेशन करता है किसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेटिक की तरह। मतलब कोरिलेशन जैसे कह सकते हैं ये हम दोनों क्या फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह कह सकते हैं कि हम सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो फार्माकोथेरेपेटिक फार्माकोकोलॉजी के साथ कोरिलेशन रखता है। अगर हम लोग बात करें तो दो तरह का, अगर हम मेनली बात करें देयर इज टू टाइप्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, दो तरह के होते हैं। पहले है रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक, दूसरा है एम्पिरिकल एम्पिरिकल फार्माकोथेरेपेटिक। एम्पिरिकल फार्माकोथेरेपेटिक देखिए रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक मतलब कहते हैं इट इंक्लूड यूजेस ऑफ ड्रग whose mechanism of action is known. For example, paracetamol is used for lower the fever and its mechanism of action is known. मतलब कि कुछ ऐसा ड्रग है जिसका हमें मैकेनिज्म एक्शन पता होता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं जिसका हमें मैकेनिज्म एक्शन पता नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं उसे एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल पहले कॉलकिसिसिन वाज हम लोग बात करें इसका यूज करते हैं गॉट के लिए, लेकिन हम लोग इसका कोई मैकेनिज्म एक्शन हमें पता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि राइट डिटेल नोट ऑन द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करें। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करें तो किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, जैसे हमें इसका जैसे कि ज़्यादा डोज नहीं देना चाहिए, एक ऑप्टिमम देना चाहिए, और कह सकते हैं जो एंटीबायोटिक है उसको हमें सही तरीके से यूज करना चाहिए। ज़्यादा अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राइट द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद इटियोपैथोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि हाइपरटेंशन क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें हाइपरटेंशन क्या था। हाइपरटेंशन क्या था एलिवेशन ऑफ योर बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर का आता है जब आपको एलिवेशन हो जाता है, मतलब एलिवेट हो जाता है, नहीं कह लो बढ़ जाता है। इसे 120 से लेके 120 से लेके
120/80 से अगर आपको बढ़ जाता है जब, तो उसे हम हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं। अब इसका इटियोपैथोलॉजी हम लोग देखें तो किसका, टेंशन के कारण होता है, हार्ट डिजीज के होता है, एज की वजह से होता है, बहुत सारी चीजों पे होता है इटियोपैथोलॉजी। देखते हैं, अगर हम लोग बात करें हाइपरटेंशन क्या है, एक तरह का कंडीशन है जिसमें क्या है आपको सिस्टमिक आर्टरी जो ब्लड प्रेशर वो आपको हाइयर हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कहेंगे। हाइपरटेंशन किसे कहेंगे, जब आपका सिस्टमिक आर्टरी ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग बात करें तो कितना है, एमएमएचजी मतलब एमएमएचजी मतलब मरकरी में हम लोग लगते हैं 120/80। प्री हाइपरटेंशन 120 से लेकर 129 रहे, 80 रहे तो आपको प्री मतलब आने वाला। स्टेज 1 130 से 139 अगर ले तो स्टेज 1 में चलता है। 140 से ऊपर अगर चले जाए तो आपका ये जरूर स्टेज आप क्या करना वहां पे दिखा के आना है। अगर उससे ज्यादा अगर चले जाए 180 से तो आपका क्राइसिस आ जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, इसमें कभी भी इंसान जा सकता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे आता है 3 तरह का। पहले आता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन बात करें तो 90 से 95 केसेस होते हैं इसके, ठीक है। दिस कॉज प्राइमरी हाइपरटेंशन इज अननोन, देयर इज नो मेडिकल कंडीशन दैट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, इट believes that it caused by complex multi-factor disorder। मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कॉज पता नहीं होता है, इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होता है, लेकिन मेनली अगर बात करें एक अज्यूम किया गया है या बिलीव करता है कि वो मल्टी जो है फैक्टर डिसऑर्डर उसमें डिपेंड करता है, टेंशन की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से आपको हो सकता है। सेकेंडरी के बारे में बात करें तो ये कोई भी डिजीज के वजह से हो सकता है, जैसे ट्यूमर हो जाए या कार्डियक डिसऑर्डर कोई चीज हो जाए, उस कंडीशन में आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस के बारे में बात करें कि जब आपका क्या सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाए 180 mmHg हो जाए, डायस्टोलिक क्या हो 120 हो जाए, देख रहे बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन में फैटल कंडीशन आ जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक हो जाता है या तो हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इतना हार्ट ज्यादा हो जाता है या इतना प्रेशर ज्यादा होता है जिससे लोग मर जाते हैं। अब कॉजिंग के बारे में बात करें तो प्राइमरी कॉजिंग आपका एक्चुअल में अननोन होता, प्राइमरी कॉज इसका कोई नोन नहीं होता, अननोन होता, मतलब प्राइमरी कॉज हमें पता नहीं होता कि किस लिए होता कॉज। अब ठीक अगर हम लोग देखें कि सेकेंडरी कॉज या नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन के बारे में ड्यू टू द डिजीज के कुछ कंडीशन जैसे एबनॉर्मलिटी ऑफ ट्रैक्शन रीनल में हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म में हो जाए, या स्लिप कम आए, एंटी डिप्रेसेंट आ जाए, या फिर पेलिनेफ्राइटिस हो जाए, ये सारी चीज सेकेंड के उसमें हो सकता है। अब देखते हैं राइट डिटेल नोट वन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। एंजाइना में हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, देखो एंजाइना कब पकड़ता है हम लोगों ने देखा, तो ये भी हमारा हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज जहां पूछे आप लोग हार्ट का स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे तो ज्यादा बेनिफिट। ये क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता, सही तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं देता है, उस कंडीशन में हमें एंजाइना होने लगता है, ठीक है। देखिए एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करें, द टर्म एंजाइना रेफर टू चेस्ट पेन ब्रॉट ऑन द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन होने लगता है कब, कि जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से आपका इनएडिक्वेट में पहुंच जाए, मतलब मसल्स में, हार्ट मसल्स में सही तरीके से आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो। इट इज साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एंड इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज ए थिकनेस, टाइटनेस, प्रेशर एंड squeezing in chest it felt during the physical strain, reduced after rest, although in extremely circumstance it could be noticed even during the light physical activity when at rest। कह सकते हैं इसे कब देखा सकता है, चाहे आप लोग फिजिकली एक्टिविटी कीजिए या तो फिर आप लोग रेस्ट करते हैं तब भी आपको देखने को मिलता है। इसका सिम्टम्स अगर बात करें इसमें क्या है, आपको हार्ट अटैक या तो फिर कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसका कॉजिंग के बारे में बात करें तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, एक्सरसाइज के कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस के कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, इन सब चीजों के कारण ये कॉज हो सकता है। अब आता है व्हाट डूइंग द इटियोपैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में बात करें, देखो डायबिटीज इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि डायबिटीज के बारे में हर कोई अगर देखा जाए तो सबके घर में लगभग आपका डायबिटीज का पेशेंट मिल जाता है। देखिए डायबिटीज के बारे में बात करें, डायबिटीज इज क्रोनिक रिक्वायर्ड एंड इट इज either brought on the insufficient or ineffective insulin production। ये कब होता है, एक तरह का क्रोनिक डिजीज है जब होता है चाहे आपका इंसुलिन सही तरीके से प्रोडक्शन ना कर पाए या तो फिर वो आपको इनसफिशियंट हो। द बॉडी मेनी ऑर्गन्स हार्म्ड बाय एन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कॉज बाय लैक ऑफ इंसुलिन। मतलब कि आपका बॉडी का अदर जो ऑर्गन है उस पर डिपेंड करता है, जैसे किडनी पे भी डिपेंड हो जाता है,
देखो डायबिटीज होता है तो किडनी पे भी इफेक्ट करता है, किडनी फेलियर होना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम से छोड़ देता है। तो ब्लड इंक्रीज जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज होने लगता है, तब वहाँ पे बात करें तो ब्लड का सिंपल सी बात है, इंसुलिन काम करना सही तरीके से अगर नहीं करेगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे अदर ऑर्गन भी नुकसान करता है। अब इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस, ये कॉज होता है किस लिए? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस सेल आर डिस्ट्रॉयड एंड हेंस ग्लूकोज बिल्ड अप इन बॉडी, इट कैन कॉज ड्यू टू द वायरस अटैक की वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस होता है। अगर हम लोग दूसरा देखें टाइप 2, ये कब होता है? जब क्या करता है, आपका इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता और इंसुलिन सही तरीके से रेसिस्ट कर देता, मतलब बनाता नहीं है उस कंडीशन में, या फिर कह लीजिए पैनक्रियाज जो है आपका सही तरीके से डिमांड जो इंसुलिन है वो आपको फुलफिल नहीं करता उस कंडीशन में। जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर कुछ हार्मोन या सर्टेन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हिच कॉजेज द सेल ऑफ बॉडी रेसिस्ट इंसुलिन, मतलब कह सकते हैं जब ये किस तरह का होता है, जब आपका प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्लासेंटा से आपको बात करें तो कुछ हार्मोन्स आपको रिलीज होता है, जिसके कारण आप ये एक तरह कह सकते हैं जेनेटिक डायबिटीज जो होता है, या अगर मान लीजिए पापा को है तो मम्मी को होगा, मम्मी को होता है बेटे को होगा, मतलब जेनेटिक जो होता है उसके कारण होता है। अब बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में आपको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। देखिए पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, एक तरह कह सकते हैं इट इज एन प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मूवमेंट। ये क्या करता है, आपको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि आपको मूवमेंट को अफेक्ट करता है। नर्व सेल डैमेज इन ब्रेन कॉजेज डोपामिन लेवल टू ड्रॉप, मतलब कह सकते हैं इसमें क्या होता है, नर्व सेल जो होता है आपको डैमेज कर देता है, जिसके कारण डोपामिन जो होता है आपको ड्रॉप हो जाता है। पार्किंसन ऑफ्टन स्टार्ट, ये ट्रीमर इन वन हैंड, अदर सिम्टम्स स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस। आप क्या पार्किंसन अगर हो जाए तो क्या क्या आपका सिम्टम्स होगा, आप सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, सही तरीके से आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो डिसऑर्डर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन माइट सिग्निफिकेंट इंप्रूव सिम्टम्स, मतलब क्या है, आपको मेडिसिन के द्वारा आप इसे क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसको आपका जो सिम्टम्स है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कह सकते हो उसको रोक सकते हो, कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसका कॉजिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग कॉजिंग देखें फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात करें, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके वजह से, जैसे म्यूटेशन हो जाए, जीन में म्यूटेशन हो जाए किसी डिजीज की वजह से, उसमें होता है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट फैक्टर, जैसे कि एज, सेक्स, डाइटरी हैबिट, इन्फेक्शन, टॉक्सिन लाइक हेवी मेटल्स एंड वेल वाटर फ्रॉम इन्वायरमेंट फैक्टर, जैसे कि जिसके कारण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट एक अदर फैक्टर, जैसे हेड ट्रॉमा हो जाए, ड्रग हो जाए, एंटीबायोटिक के कारण होता है, हाइपरटेंशन के हो जाता है, न्यूरोलेप्टिक हो जाता है, या इन्फेक्शन के कारण, इन सब चीजों के कारण भी ये हो सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टो देखें कि किस तरह का साइन है। सबसे पहले इसका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वॉइस में चेंजेस हो जाएगा, देखो वॉइस में लड़खड़ाने लगेगा, रीजन क्या है कि इसमें बैलेंस नहीं कर पाएगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगा, रिगिड मसल्स होने लगेगा, लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, ब्लिंकिंग करने लगेगा, स्माइलिंग करने लगेगा, या आर्म जो है आपको सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको बैलेंस इशू हो जाएगा, ट्रीमर हो जाएगा, राइटिंग चेंजेस हो जाएगा, हार्ड राइटिंग लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ब्लैंक आपको एक्सप्रेशन होगा, स्टॉप पोजीशन हो जाएगा। ये सारी चीज आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टो मतलब होता है साइन और सिम्टम्स क्या होता है, इनके बारे में आपको ये सारी चीज आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कि हम लोग दवाई लेके नहीं करते। पहले तो हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, तीसरा हम लोग मसाज थेरेपी करेंगे, नेक्स्ट हम लोग योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। देखो मेडिटेशन बहुत ही एक अच्छा भूमिका निभाती है हमारे लाइफ में। मेडिटेशन से बहुत सारी चीजों को, माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइंड को पहले कंट्रोल होना चाहिए। देखना कि जो सक्सेसफुल आदमी होता है या सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो कम बोलते हैं, सुनते ज्यादा है और अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं। एक बार आप अगर अपने माइंड पे कंट्रोल रखना सीख गया किसी भी सिचुएशन में, तो आप अपने जीवन लाइफ में सक्सेसफुल है। पेट थेरेपी करते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करते हैं, अवॉइड केयरिंग वेल द टॉकिंग वॉकिंग, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज हम लोग इसका देखा जाएगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बिडोपा यूज करते हैं, लिवोडोपा यूज करते हैं, ये तरह का आता है, और भी ड्रग है हम लोग यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इटोपैथी पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक लिखा है यहाँ पे, अल्सर भी आप लोग आता है ULCER।
पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करें तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि जब हमारा स्टमक में लाइनिंग जो होता है, लाइनिंग होता है, जो बर्निंग कह सकते हैं, लाइनिंग होता है स्टमक एसिड को बचाता है, उसमें आपको कह सकते हैं छेद हो जाता है या उसमें डैमेज हो जाता है, तब हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। देखिए पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करें तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, एक्सेसिव जब गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो जाता है, एक ही फैक्टर है इसका जो आपको क्या होता है कि जो जब ज्यादा गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो जाता है हमारे बॉडी में, तब हमें पेप्टिक अल्सर होता है। ये क्या करता है, हमारे जो म्यूकोसल है उसको, डिफेंस सिस्टम है उसके अगेंस्ट काम करके इसे कमजोर कर देता है। जब फाइनली बात करें जो आपको बैलेंस होता है, वो बैलेंस गड़बड़ आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। एक ही कारण है इसका, हिस्टोपैथोलॉजी या पैथोलॉजी कह सकते हैं, जो गैस मतलब जो आपका एसिड सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो राइट डिटेल ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग हेमेटेनिक्स यूज करते हैं। देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कह सकते हैं जब क्या होता है कि आयरन ज्यादा कॉमन है, इस डिफिशिएंसी में आयरन कम हो जाता है, जिसके कारण कब होता है, बॉडी आपको सही तरीके से आयरन नहीं बना पाए या तो फिर बॉडी जो आपको हेमोग्लोबिन नहीं बन पाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आयरन ब्लड में कमी हो जाता है और हमें ऑक्सीजन की नीड हो जाती है। और आयरन देखो हिम प्लस ग्लोबिन अगर मान लो जो देखोगे अच्छे तरीके से, जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ोगे या आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा, तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हिम जो रहता है वो पार्ट रहता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए सिंपल सी बात करें तो ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इटोपैथोलॉजी आयरन डिफिशिएंसी में क्या होता है। सबसे पहले इनएडुकेट, सही तरीके से आप आयरन नहीं ले उस कंडीशन में होता है। दूसरा प्रेगनेंसी या फिर लॉस ऑफ ब्लड हो जाए या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, उस कंडीशन में आयरन की लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर आता है फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किस लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो टीबी के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, ये इन्फेक्शन लंग्स में करता है, जिससे हम लोग खांसते रहते हैं, वहां पे नुकसान आता है। देखो इटियोपैथोलॉजी के बारे में बात करें तो पहला क्या होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी दूसरे का लंग्स था, आप उसके कांटेक्ट में गए जिसके कारण है। दूसरा इनएडुकेट अगर बात करें, अनपेस्चराइज्ड, हम पेस्चराइज नहीं, अनपेस्चराइज्ड अगर हम लोग क्या करेंगे, मिल्क जब लेते हैं तब भी हमारे पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। जो हमारे पास एम वायलिस मायोबैक्टीरियम वायलिस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हो जाता है। डिजीज कंडीशन के बारे में सिरोसिस हो जाए, अल्कोडेंस हो जाए, वेपिंग कफ हो जाए, ये सारी चीज के बारे में भी हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रहता है या री इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक बार आपको हो के रखा था, दोबारा भी आपको हो सकता है। अब नेक्स्ट बारे में बात करें डिटेल ऑन द यूटीआई। यूटीआई के बारे में बात करता हूं, मतलब ऐसा चीज, ऐसा बीमारी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बात करें तो हर किसी को लगभग होता है, फीमेल में ज्यादा देखा जाता है। एक इन्फेक्शन है जो आपका यूरिनरी सिस्टम में हो जाता है, द किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा में। अब देखते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन वोमेन, वोमेन में ज्यादा हो जाता है। दे यूजुअली अकर द ब्लैडर और यूरेथ्रा बट सीरियस इन्फेक्शन इन्वॉल्व किडनी। पहले क्या होता है, ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन तक हो जाता है, लेकिन अगर सीरियस जब हो जाए तो किडनी तक जाता है। क्यों, इसलिए होता है कि किडनी से ही तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया आपको क्या करेगा, वायरस या इन्फेक्शन आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, किडनी तक चला जाएगा, जो हमें ज्यादा सीवियर केसेस प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टी क्या होता है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरह से हम लोग करते हैं, अर्थाइटिस में करते हैं। देखिए अर्थाइटिस के बारे में बात करें, एक तरह कह सकते हैं ये हमारा ऑटो इम्यून या फिर इन्फ्लामेशन डिजीज है, जो कि हमें आपका इम्यून अटैक के वजह से हेल्दी सेल्स जो हमारे बॉडी होता है बाय मिस्टेक उसी को किल करने लगता है, या उसमें इन्फ्लामेशन होता है जो हमारे बॉडी को ही अफेक्ट करता है। ये मेनली हमारे जॉइंट्स को ही, जॉइंट्स पे ही जाके ये अटैक करता है, यूजुअली हमारे जॉइंट्स पे ही करता है। ठीक, क्लिनिकल मैनिफेस्टो अगर देखें या किस तरह से होता है, ये इसमें क्या होता है, पेन होने लगता है, स्टिफिंग होने लगता है, टायर्डनेस होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, आपको सिम्टम्स बोथ साइड में होने लगता है, बॉडी में, हैंड में, नी में, वेट लॉस हो जाता है, फीवर होने लगता है, फेडेक होने लगता है और वीकनेस होता है। ये सारी चीज इनका सिम्टम्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सोरियासिस। सोरियासिस अगर हम लोग बात करें, एक तरह कह सकते हैं सोरियासिस इज द थ्रोट टू बी एन इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, एक तरह का इम्यून सिस्टम है। सोरियासिस में क्या होता है, स्किन डिजीज होता है, मेनली क्या करता है, आपको रैशेस हो जाता है या इचिंग होने लगता है, स्कैल्पी पैचेस आता है। मोस्ट कॉमन देखा जाए तो नी में होता है, एल्बो में होता है और ट्रंक में और स्कैल्प में ज्यादा होता है सोरियासिस। ठीक है, एक तरह क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो रैशेस आ जाता है, ड्राइनेस होता है, फिशियोट्स आ जाता है, फ्लैकनिस आ जाता है, स्कैल्प आ जाता है, प्लैग आता है। ये सारी चीज आपका क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टो है।
अब नेक्स्ट अगर देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में बात करें तो हर कोई डिप्रेशन में हो जाता है, लगभग देखा जाए हर कोई, अब तक तो बच्चा बच्चा भी होने लगता है, क्योंकि मोबाइल जो आता है ना, मोबाइल बहुत ही ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाता है। डिप्रेशन एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, हमारे डिप्रेस कर देता है, मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट एक्टिविटी। मतलब मूड, डिप्रेशन में कुछ करने का मन करता है, बिल्कुल नहीं मन करता, कुछ करने का मन नहीं, बस सोया रहो, ये कुछ हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको डेली लाइफ से आपको इम्पायरमेंट हो जाता है, मतलब डेली लाइफ से कोऑर्डिनेशन आपका खत्म हो जाता है। देखिए इसका अगर हम लोग देखें, होपलेस हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, फैटिक हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, ये सारी चीज इसका क्लिनिकल मैनिफेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी किसका, ग्लूकोमा के बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा हमारे एक तरह का आई डिजीज है। ग्लूकोमा एक तरह कह सकते हैं आई कंडीशन है, जो आपका ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है, डैमेज होता है। अब डैमेज टू द ऑप्टिक्स नर्व ऑफ्टन रिलेटेड द हाई प्रेशर आई, बट ग्लूकोमा कैन हैपन व्हेन आई इज नॉर्मल प्रेशर। जब क्या होता है कि हमारे पास ऑप्टिक्स नर्व डैमेज हो जाता है, तभी आपका ग्लूकोमा होता है। देखिए इसके बारे में हम देखें तो सीवियर हेड ऑफ हो जाता है, पेन हो जाता है आई में, नोइजिया हो जाता है, वोमिटिंग होता है, ब्लर विजन हो जाता है, रेडनेस होता है, इन सब चीजों का साइन एंड सिम्टम्स है। डिस्मेनोरिया के बारे में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्मेनोरिया के बारे में आपको लिखना है। डिस्मेनोरिया पहले देखते हैं, एक तरह कंडीशन होता है जब अकरिंग होता है, कब होता है, मेंस्ट्रुएशनल कैंप होता है, इसको हम लोग प्राइमरी डिस्मेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, दिस पेन माइल्ड टू सीवियर होता है, जनरली अगर कब होता है, यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में होता है, या बैक में होता है, या थाई में पेन होता है, 1 से 2 दिन पहले, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीड, मतलब कह सकते हैं जो आपका एमसी होता है उससे 1-2 दिन पहले ही ये आपका पेन होना स्टार्ट कर देता है। इसके कार्य में बारे में बात करें तो ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो फ्रो सर्विक्स की वजह से होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, सर्विक्स की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंजाइटी की वजह से होता है। ये सारी चीज के कारण ये हो सकता है पेन। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये सारे चीज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आपको करके जाना है। इतना अगर करके जाएंगे तो आसानी से आप पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।